हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक काफी ज्यादा दिलचस्प वीडियो मैं बना रहा हूं फॉर ऑल द सीएफए लेवल 1 एस्पिरेंट्स, क्योंकि आप सभी लोग सोच ही रहे होंगे कि किस तरह हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए फॉर आवर सीएफए लेवल 1 एग्जामिनेशन। आइए उसके ऊपर में ये एक छोटा सा वीडियो बनेगा, जिस वीडियो में मैं आपको काफी सारे पॉइंट्स और काफी सारे पॉइंटर्स को कवर करते हुए सारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको समझाने जा रहा हूं। ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अगर आप विथ ट्यूशन जाते हैं या फिर विदाउट ट्यूशन जाते हैं, दोनों चीजों को कवर करेगा। एंड एज यूजुअल this video will also be a value addition as the remainder of the videos on the channel are already. So without wasting any further time, let's get started with our presentation. सो टॉकिंग अबाउट आवर प्रेजेंटेशन, तो ऑब्वियसली हम लोग अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें देन वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। एक एक करके हम टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन के बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारे सामने आने वाला है फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस, यानी कि ऑब्वियसली इस पूरे लेवल को कैसे हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, व्हाट आर द मेजर गाइडलाइंस एंड प्रिपरेटरी स्टफ दैट यू नीड टू नो, उन सारी चीजों के बारे में बात होगी पॉइंट नंबर 1 में। सेकंड, हम लोग जाएंगे रिसोर्सेज के ऊपर, यानी किन किन रिसोर्सेज को हमको यूज करना होगा इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट वी आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड वी आर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए वो मैं बताऊंगा। तीसरे पॉइंट में विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ स्टडी। नाउ फ्लो ऑफ स्टडी इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पॉइंट हियर, क्योंकि ये आपको बताता है कि किस तरह आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। इंस्टीट्यूट ने जिस हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स अलाइन किए हुए हैं, जरूरी एकदम भी नहीं है कि उसी तरह इसको पढ़ना है। यू कैन गो एंड स्टार्ट थिंग्स विच यू लाइक। तो मैं आपको उनमें से एक मैं कह सकता हूं पैटर्न बताऊंगा, बट इसके अलावा आप अपने हिसाब से इस पैटर्न को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकेंगे। सो यस, फ्लो ऑफ स्टडी एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया होगा। एंड इसके अलावा डूज एंड डोंट्स होंगे चौथे नंबर पॉइंट पे। एंड फाइनल पॉइंट पे मैं आपके लिए ये सारी चीजों की समरी रख दूंगा। हाँ, वैसे मैं बता दूं, ये सारी चीजें जितने भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ये सभी टाइम स्टैम्प्ड की हुई है नीचे। तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, यू विल बी एबल टू डू दैट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सीएफए एग्जाम ऐसा एग्जाम एकदम भी नहीं है जहां रोट लर्निंग को प्रमोट किया जाता है। इनफैक्ट अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं देन यू वुड बी इन अ बिग मेस। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को हमेशा अपना फोकस नंबर 1 रखना है, याद रखिएगा। नंबर 2, आवर्स रिक्वायर्ड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इस पे मैंने टाइम रिक्वायर्ड का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन में शायद दिख रहा होगा, इधर या इधर कहीं पे भी, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊं आपको कि आपको कितने आवर्स देने पड़ेंगे, तो एक सेल्फ स्टडी कैंडिडेट को अप्रोक्सीमेटली 500 550 घंटे पढ़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट he or she is ready for CFA level 1 examination। अगर कोई ट्यूशन लेता है तो डेफिनेटली थोड़े घंटे बच जाते हैं, तो विद ट्यूशन भी ये टोटल 400 घंटे के आसपास में wrap up हो सकता है। नाउ आई सेड विद ट्यूशन। आप ये मत सोचिएगा कि अच्छा सर 400 आवर्स हमें अपना मेहनत करना और फिर अलग से ट्यूशन का टाइम भी है। नहीं, ट्यूशन प्लस अपना एफर्ट प्लस ऑल दैट यू नीड 400 आवर्स में पॉसिबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज को प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं देन वी हैव प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वी हैव ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट करिकुलम एंड वी आल्सो हैव द कैंडिडेट रिसोर्स। सब मिला के 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। इनफैक्ट मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स में ये एक हैबिट देखी है, जो ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर रहते हैं, जो एग्जाम के लिए ज्यादा सीरियसली तैयारी करते हैं, वो रीसेट करके वापस और एक बार कर लेते हैं। सो देखा जाए तो 3000 क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि 2 सेट्स में वो प्रैक्टिस करते हैं। सो ऐसे में लगभग 6000 क्वेश्चन वो प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। ऑब्वियसली मैं इतना ओवरडू करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन 3000 क्वेश्चन कम से कम आपको एक बार देखने हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट रिसोर्सेज को प्रैक्टिस करना, इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे और डिटेल डिस्कशन थोड़ी देर में करूंगा। नेक्स्ट इज लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। नाउ ऑब्वियसली जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के दौरान गलतियां होंगी। आप ये एक्सपेक्ट एकदम मत करना कि आप जब कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो और उसके बाद में उसके जब क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यू विल स्टिल बी मेकिंग मिस्टेक्स, बट मिस्टेक से सीखना और उस पर अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर करना, यही सबसे बड़ी नेसेसिटी है। ये एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। मैं अपने सारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स को इनिशियल ओरिएंटेशन वीडियो में यही सब कहता हूं कि यार ये बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस खूब सारी करें और प्रैक्टिस करके अगर गलती हो रही है तो उससे सीखते रहें। So that is, according to me, the fourth important pillar to clear the examination. And final point is benchmark को काफी हाई सेट कीजिए।
आमतौर पे हम कैंडिडेट रिसोर्सेज में जब पहुंचते हैं, कैंडिडेट रिसोर्सेज जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, इंस्टीट्यूट का एक लर्निंग पोर्टल है, जिस लर्निंग पोर्टल पे क्वेश्चंस रहते हैं वहीं से सारे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो वहां पे 75%, परसेंटाइल नहीं बोल रहा हूं मैं, परसेंट बोल रहा हूं, 75% आपको अचीव करने की एक आदत डालनी चाहिए। अगर आप 75 या उसके ऊपर हो तो एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिनके स्कोर्स पेरिनियली 75 के नीचे रहते हैं उनको एग्जाम क्लियर करने में दिक्कत आती है। सो यस, द बेंचमार्क हैज टू बी सेट अ लिटिल हायर। 75% आई नो इट्स दैट्स नॉट इजी, क्योंकि उसमें 4 क्वेश्चन में हर 3 क्वेश्चन को राइट करना पड़ेगा, बट स्टिल आपको वो एम करना जरूर चाहिए। सो यस, दैट वाज अबाउट द बेसिक फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस, एंड आई होप कि आपको बड़ा अच्छे से ये सारी चीज समझ में आई। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे रिसोर्सेज नीडेड की बात करेंगे, यानी कौन कौन से रिसोर्सेज, बुक्स, नोट्स आपको चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसमें एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है नोट्स। तो अब इसमें अवर नोट्स का बात यह है कि जैसे अगर आप कोई भी ट्यूशन ले रहे हो मेरे से या फिर किसी से भी ले रहे हो, ट्यूशन के नोट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि वो नोट्स आपके लिए इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज को और बेहतर समराइज करने में मदद करेंगे, एंड दैट विल बी द नोट्स जिससे आपने खुद से पढ़ा है, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प। अब इसमें अगर आप बोलेंगे नहीं सर हम तो सेल्फ स्टडी कैंडिडेट है, हमारे लिए क्या, तो सेल्फ स्टडी कैंडिडेट्स के लिए उनके खुद के रनिंग नोट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने देखा है और काफी मेंटोर किया है ऐसे स्टूडेंट्स को जो सेल्फ स्टडी कैंडिडेट्स हैं, वो लोग स्क्वाइजर या जो भी बुक फॉलो करते हैं ना उसी के ऊपर में लिखते रहते हैं। सो दैट इज देयर ओन राइटिंग नोट्स, देयर ओन एग्जांपल्स इज व्हाट दे हैव रिटन देयर। दोस आर एक्सट्रीमली क्रूशियल, ये एग्जाम के पहले जरूर काम आएगा। इसके अलावा अगर आपके पास में कैप्लन स्क्वाइजर नहीं है तो I would recommend होना चाहिए। Kaplan Squager for level 1 is a must have book। For 2023 करिकुलम की भी Kaplan Squager की बुक्स बाहर आ चुकी हैं, सो मेरे ख्याल से बुक करके अपने पास में एक सेट रखना अच्छी आदत है, बिकॉज दीज बुक्स आर एक्चुअल गुड समरी ऑफ द एंटायर इंस्टीट्यूट करिकुलम। और पूरे इंस्टीट्यूट की अगर हम करिकुलम की बात करें तो वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है, तो उसको थोड़ा समराइज वे में पढ़ने के लिए कैप्लन स्क्वाइजर एक काफी अच्छे मैं कह सकता हूं ऑल्टरनेटिव्स हैं। बट अगेन मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं फॉर दोज हु आर फिगरिंग आउट कि सर आपके नोट्स और कैप्लन क्या सेम, आप कैप्लन से पढ़ाते हो, तो मैं बोल दूं नहीं, कैप्लन से हम नहीं पढ़ाते, वी हैव आवर ओन सेट ऑफ नोट्स। लेकिन यस, कैप्लन इज अ गुड बुक, सो एक अच्छी किताब को अच्छा बोलना इज गुड। तो स्क्वाइजर एक बहुत अच्छी बुक है, लेवल 1 पे जरूर फॉलो करनी चाहिए। लेवल 2 लेवल 3 पे मेरी राय बदल जाती है, बट लेवल 1 पे तो है। इसके अलावा तीसरी चीज आती है इंस्टीट्यूट के करिकुलम। आई वुड नॉट रेकमेंड कि इंस्टीट्यूट का करिकुलम आप प्रिंट फॉर्म में अपने पास में रखो, जरूरत भी नहीं है। आप पीडीएफ रखो, क्योंकि पीडीएफ जो होंगे वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी प्रोफाइल में जाकर के इंस्टीट्यूट के पीडीएफ डाउनलोड कर लो। वो इंस्टीट्यूट के जो पीडीएफ बुक्स हैं उनमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, उनको आप थोड़ा बहुत रेफर कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े तो। सो वहीं पे बस काम आने वाला है। तो इंस्टीट्यूट के करिकुलम को अलग से प्रिंट में मंगवाना मेक्स नो सेंस। फोर्थ पॉइंट इज कैंडिडेट रिसोर्सेज। दिस इज अ मस्ट हैव थिंग। कई कैंडिडेट्स ना एग्जाम तक उनको पता ही नहीं रहता अच्छा कैंडिडेट रिसोर्स भी कोई चीज है। तो मैं आपको बता दूं नहीं है, एकदम कैंडिडेट रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है सीएफए इंस्टीट्यूट की तरफ से। यहीं पे आपको सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिलेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इधर से ही सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्लियर? तो ये 3000 क्वेश्चंस है। अब इस पे मैंने बहुत बोल्डली पहले भी बोला हुआ है कि इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज के बियॉन्ड आपको और कोई भी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमारे मॉक्स की भी जरूरत नहीं है, कोई और भी मॉक्स की जरूरत नहीं, कोई क्वेश्चन बैंक की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपके पास इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट रिसोर्सेज हैं उसी को सॉल्व करें, अच्छे से करें, अपनी गलतियों से सीखें, आपकी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव सीएफए इंस्टीट्यूट के मॉक्स। सीएफए इंस्टीट्यूट के मॉक्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, काफी हार्ड भी होते हैं वैसे, लेकिन इन मॉक्स को करना जरूरी है क्योंकि ये आपको एक राइट सेट ऑफ एटीट्यूड देता है बिफोर द एग्जामिनेशन। अगर कोई बच्चा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट फील करता है ना, मेरे हिसाब से मैं तो रेकमेंड करता हूं कि आप मॉक जरूर दो इंस्टीट्यूट का, क्योंकि आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसको बचने नहीं देगा उसके बाद, क्योंकि मॉक एक्चुअल में काफी ज्यादा हार्ड होता है। बट यस, कई स्टूडेंट्स ना थोड़े कॉन्फिडेंस उनका डगमगा जाता है मॉक्स देने के बाद, तो उनके लिए भी मेरी एक राय है, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि कब आपको मॉक देना चाहिए, लेकिन देना जरूर चाहिए। सो यस, दीज आर द रिसोर्सेज दैट यू शुड हैव। एक बार वापस बता देता हूं, नोट्स होने चाहिए जिस भी इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो उनके। इसके अलावा कैप्लन के स्क्वाइजर नोट्स अगर आपके पास है वेल एंड गुड, इंस्टीट्यूट पीडीएफ में भी होगा अगर करिकुलम तो चल जाएगा। कैंडिडेट रिसोर्सेज ऑनलाइन ही होता है, एंड इसके अलावा मॉक्स भी ऑनलाइन होता है। सो दीज आर द रिसोर्सेज दैट यू विल बी नीडिंग टू प्रिपेयर योर सीएफए लेवल 1 एग्जाम। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट इज फ्लो ऑफ स्टडी। अगर हम फ्लो ऑफ स्टडी की बात करें तो देखो यहाँ पे सबके अपने अपने मेथड्स हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। मैं आपके सामने वो तरीका रखूंगा जो आमतौर पे मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं, अपने सारे कैंडिडेट्स को बोलता हूं जो एनरोल्ड हमारे यहाँ, कि भाई ये फॉलो करो, ये इजी रहेगा आपके लिए। बट अगेन इसमें अगर आप स्लाइट मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, यू आर गुड टू गो, आप आराम से कीजिए, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन स्टाइल।
तो उस हिसाब से, और सबकी अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ भी होती है, तो मॉडिफिकेशंस आर एंटायरली पॉसिबल. व्हाट आई एम गिविंग यू इज जस्ट वन कॉम्बिनेशन, एंड इस तरह के और भी कॉम्बिनेशंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. सबसे पहले आते हैं, मुझे लगता है फर्स्ट आपका जो सेटिंग है, मतलब फर्स्ट 20% जो आपका एफर्ट है वो जाना चाहिए टू कंप्लीट 50% ऑफ द क्वांट्स एंड कॉर्पोरेट इशूअर्स. कॉर्पोरेट इशूअर्स काफी ज्यादा इजी है, हालांकि अभी रिसेंट में 2023 के करिकुलम में कॉर्पोरेट इशूअर्स में काफी बदलाव हैं, लेकिन इसके अलावा क्वांट्स जो 50% है वो एकदम सिमिलर है फ्रॉम द लास्ट टर्म, एंड यहीं से शुरुआत करनी चाहिए. क्वांट्स में शुरुआत में टीवीएम आता है, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, कॉमन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के टॉपिक्स आते हैं, और डेटा वाला एक चैप्टर है. तो ये सारे चैप्टर्स जो 3-4 चैप्टर्स हैं, इनको पहले सिटिंग में आपको कंप्लीट करना चाहिए. ये एक अच्छा आपको मैं कह सकता हूं बर्ड्स आई व्यू दे देता है ओवर फाइनेंस, एंड ऑल्सो हाउ टू यूज योर कैलकुलेटर, विच इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रूशियल व्हेन यू प्रिपेयर कॉर्पोरेट इशूअर्स. तो सेकंड आपको उठाना चाहिए कॉर्पोरेट इशूअर्स, जिसमें हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस के टॉपिक्स पढ़ते हैं. काफी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, एंड ये दोनों ऑन अ लाइटर नोट आप कंप्लीट कर पाओगे. कुछ स्टूडेंट्स को क्वांट्स का कॉमन प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, बट ठीक है, यू विल बी एबल टू सरपास दैट. कहीं पे भी कोई भी जगह अटकते हैं, टेक अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक, मूव अहेड, तभी जाकर के वो कंप्लीट होगा. सो फर्स्ट सिटिंग में मुझे लगता है फर्स्ट 20% एफर्ट डालना चाहिए इस चीज में. Once you're done with this, then you should pick up subjects which are easier, which are smaller, and फटाफट आपको इसमें confidence आएगा. तो you should be taking up alternative investments, you should be taking up derivatives, and you should be taking up portfolio management. ये तीनों ही काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत मजा आएगा इनको पढ़ने में, एंड ये आपको सेकंड सिटिंग में कंप्लीट करने चाहिए. आपकी थर्ड सेटिंग, जब भी मैं सेटिंग बोल रहा हूं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट 20% ऑफ योर एफर्ट्स. तो फर्स्ट 20% आपको पता है कहां गया, सेकंड भी पता, थर्ड 20% एफर्ट आपका जाना चाहिए एफएसए के 50% करिकुलम में और इक्विटी में. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. एफएसए हो गया एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, इनफैक्ट लार्जेस्ट सब्जेक्ट होगा लेवल 1 पे. यहाँ पे टोटल 12 रीडिंग्स हैं, और उन 12 रीडिंग्स को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगने वाला है. तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये होता है कि 12 को एक बार में लो ही मत. फर्स्ट 6 रीडिंग्स एक सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में रिमाइंडर 6 आपकी रीडिंग्स. इस तरह से करने से आपका बोर्डम भी नहीं होगा और एफएसए पे बेटर ग्रिप आएगा. नाउ दिस इज अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड. मैंने बहुत इस पे बहुत स्टूडेंट से पूछ करके किया हुआ है कि एफएसए को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना इज अ प्रूडेंट डिसीजन. वहीं पे एफएसए अगर आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया, तो उसके बाद सेकंड पार्ट करने के लिए आई वुड से कि थोड़ा वेट करो, उससे पहले आप इक्विटी कर लो. नाउ इक्विटी इज अ फैंटास्टिक सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें थोड़ा स्टॉक्स, थोड़ा ये सब बात चालू हो जाएगा, एंड आपको काफी मजा आएगा. खास करके अगर आप मेरे जैसे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हो, तो आपके लिए इक्विटीज एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, मजा आने वाला है. इसके अलावा नेक्स्ट सिटिंग में एफएसए का बाकी 50% करेंगे और इकोनॉमिक्स कर लेंगे इसके साथ में. एंड फाइनली क्वांट्स का जो रिमाइंडर 50% बचा हुआ था वो करेंगे. एंड फाइनली हम फिक्स्ड इनकम और उसके बाद एथिक्स करेंगे. नाउ आई नो कई स्टूडेंट्स बोलेंगे सर एथिक्स की क्या जरूरत है, मतलब इतना लास्ट में कर सकते हैं. आई वुड से एकदम कर सकते हैं. इनफैक्ट एथिक्स आपको लास्ट में करने के एडवांटेजेस ज्यादा हैं. माइंड माई वर्ड्स, यस एडवांटेजेस ज्यादा हैं. तो एथिक्स को शुरुआत में लेना इज अ बैड आइडिया. दूसरा, इंस्टीट्यूट ने भी अपने करिकुलम में एथिक्स को एकदम उठा करके लास्ट में डाल दिया है. सो इंस्टीट्यूट भी कह सकता हूं कि इस दर आपके इन थॉट्स को सेकंड कर रहा है विद द व्यू कि हाँ एथिक्स आपको लास्ट में करना चाहिए. उसके कई एडवांटेजेस है, कभी इस पे खुल करके बात करेंगे. सो एथिक्स को लेना चाहिए आपको लास्ट में. सो ये है आपके लिए एक डिजाइन्ड फ्लो ऑफ स्टडी, जो कि हो सकता है आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन आप अपने लिए क्या डिसाइड करते हो, यू कैन डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ. जो भी हो, अच्छे से अपना पूरा प्रिपरेशन का फ्लो डिसाइड पहले से कर लेना चाहिए. सो ये था मेरी तरफ से एक टेंटेटिव फ्लो ऑफ स्टडी, एंड ऑब्वियसली ये सारी पढ़ाई आपको दिए गए समय में कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट अप आर डूज एंड डोंट्स. अगर मैं डूज एंड डोंट्स की बात करूं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मेरी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस आ रही है और कुछ डेफिनेटली डोंट्स आ रहे हैं, यानी कि मैं बोलने वाला हूं कि क्या आपको नहीं करना है. सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना है. तो अगर आपके करने की बात करें, तो सबसे पहले आपको इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना है. नंबर 1, एक बार में एक ही रीडिंग पे फोकस करें. एक से ज्यादा रीडिंग पे माथापच्ची मत कीजिए, यू विल बी इन अ मेस. सो इससे बेटर है एक बार में एक रीडिंग करेंगे, कंप्लीट होगा, आगे बढ़ेंगे. गुड आइडिया. सेकंड है शॉर्ट नोट्स बनाइए. अगर आप स्क्वाइजर फॉलो करते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, स्क्वाइजर फॉलो कर रहे हैं, तो वहीं पे नोट्स बनाएं अपने. क्लियर नहीं होता है तो आप कोई रफ कॉपी रख सकते हैं, उसमें अपने नोट्स बना सकते हैं. आप मेरे नोट्स फॉलो करें, उसमें भी लिख सकते हैं, काफी जगह होती है लिखने को. सो अपने खुद के रनिंग नोट्स बनाना इज अ गुड आइडिया. थर्ड है इमीडिएट
प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर लेने चाहिए। यानी जैसे ही आपकी एक रीडिंग कंप्लीट हुई, आप इंस्टीट्यूट की बुक में जाकर के उस रीडिंग के पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लिया कीजिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि यहाँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स स्क्वाइजर के पीछे के करने के कोई फायदे नहीं होंगे। स्क्वाइजर के पीछे काफी बिलो एवरेज क्वेश्चंस हैं। अगर आपको क्वेश्चंस करने ही है तो इंस्टीट्यूट की बुक को उठाइए और उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कीजिए। वही है जो आपको एक क्लियर इंडिकेशन देगा कि वो रीडिंग आपकी रेडी हुई है कि नहीं हुई है। नो आई नो, इस पे मैं काफी वाउच कर सकता हूं इस बात पे कि ये काफी सीरियस मैटर है और इसको कई स्टूडेंट्स ना इग्नोर करते हैं। उनको ऐसा लगता है छोड़ो यार लास्ट में कर लेंगे प्रैक्टिस। लेट मी टेल यू दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। आपको रीडिंग पढ़ते ही उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया एंड दिस वर्क्स लाइक मैजिक। तो प्लीज इस बात पे ध्यान रखिएगा, जब भी प्रैक्टिस करने बैठे हैं रीडिंग कंप्लीट होते ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा फ्रॉम द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम से करने का फायदा ये है कि आपका डेडिकेटेड एक ही रीडिंग से सारा क्वेश्चन आएगा। क्लियर? तो अगर आप वहीं पे कैंडिडेट रिसोर्स में चले जाओगे तो कैंडिडेट रिसोर्स में पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट इज ट्रिकी ऑब्वियसली। तो वो आप तब करें जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। जब तक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही कीजिए फॉर एवरी रीडिंग। क्लियर? यस, कैंडिडेट रिसोर्स में सब्जेक्ट वाइज का भी मैं मेंशन कर चुका हूं। और कैंडिडेट रिसोर्स जब आप करने बैठोगे, जब आपके सब्जेक्ट्स होने लग जाएंगे, तो आप कैंडिडेट रिसोर्स से प्रैक्टिस करने लगोगे। वहां पे 75% आपको मेंटेन करना है। इस पे पहले से चर्चा हो रखी है अपनी। इसके अलावा सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कीजिए। एंड यस, मॉक्स एग्जाम से 20 दिन पहले दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है एग्जाम से अगर आपने बहुत ही करीब में मॉक्स दिए हैं देन दैट कैन बी डिवास्टेटिंग, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह से छली होगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कितने अच्छे प्रिपेयर्ड हो, मॉक्स आपको चौंकाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि एग्जाम से 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले कोई बच्चा चौंक जाए, शॉक हो जाए। सो इसीलिए कुछ टाइम पहले मॉक्स दे दीजिए। 20 डेज पहले कम से कम मॉक दे दीजिए, ताकि अगले 20 दिन में आप अपनी और मिस्टेक्स को और बेहतर कर सकें। नाउ लेट्स जंप ओवर टू डोंट्स। डोंट्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजों को तो आपको एकदम अवॉइड करना है। नंबर 1, अपने काम को यानी आपके वर्क को स्टडीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज मत कीजिए। नो आई नो योर वर्क ब्रिंग्स फूड ऑन द टेबल, सो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्क 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 नो स्टडीज। अगर आपने कोर्स एनरोल किया, आई नो काफी सारे स्टूडेंट मेरे वर्किंग प्रोफेशनल्स ही होते हैं। इनफैक्ट मोस्ट आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। मुझे पता है वो लास्ट में आकर के मुझे ये कहते हैं कि सर हमारा इतना काम था, हमारा ये सीजन था, हमारा ये था, हमारा ये था, ईयर एंडिंग था, मंथ एंडिंग था, वी कुड नॉट प्रिपेयर। दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा वर्क की तरफ ड्रिवन है एंड यू कैन नॉट मैनेज टाइम ऑन द वीकडेज एटलीस्ट, एंड वीकेंड्स पे जो होगा वो ऐसे ही होगा, तो कम से कम डोंट रश फॉर एन अर्ली एग्जाम। आराम से प्लान कीजिए आपको कब एग्जाम देना है। अगर आपको चाहिए तो 9 से 12 महीने ले लीजिए अपने प्रिपरेशन के लिए, लेकिन आप कृपया करके प्लीज डोंट फोर्स इट ऑन योरसेल्फ। अगर वर्क को प्रायोरिटाइज किया हुआ स्टडीज, तो लास्ट के 1-2 महीने में बहुत बड़ा पैनिक अटैक आने वाला है। तो इसीलिए एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है आप प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते वर्क को या स्टडीज को ओवर वर्क, तो इन दैट केस प्लीज हैव an extra period of time, एक बफर टाइम अपने पास जरूर रखें, so that you are able to clear the level 1 in one go और सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट कर पाए। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। नंबर 2 इज मिसिंग इंपॉर्टेंट डेडलाइंस एंड ये बहुत बड़ी समस्या अब आ गई है। आजकल इंस्टीट्यूट ऐसा करता है कि रजिस्ट्रेशन पहले करवाता है एंड देन आपको एग्जाम का अपॉइंटमेंट बाद में लेना पड़ता है। कई स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन के बाद में अपॉइंटमेंट लेना ही भूल जाते हैं। In that case, your entire fee might be forfeited as well. So आपको इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डेडलाइन आएगी, कभी भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा, तो उस समय जरूर से ध्यान रखिए उन सारी बातों को। इनफैक्ट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कभी भी कोई इंपॉर्टेंट डेडलाइन आएगी, कुछ भी अपडेट आएगा, मैं जरूर उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, लेकिन इंपॉर्टेंट डेडलाइंस मिस करना कैन बी डिजास्ट्रस। डोंट डू दैट। एंड फाइनली अंडर एस्टिमेटिंग द एग्जाम को अंडर एस्टिमेट करना ही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। CFA लेवल 1 इज वन ऑफ द टफेस्ट एंड क्रेजीएस्ट एग्जाम्स आई हैव गिवन। मैंने CA फाइनल भी दिया है, CFA लेवल 1, 2, 3 सब दिया है। जरूर लेवल 1 में ना एक अलग तरह की मेंटेलिटी, एक अलग तरह का आपको स्कोर चाहिए, और वो स्कोर लाने के लिए, वो मोमेंटम लाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आई वुड से लेवल 1 इज नॉट दैट इजी। ऐसा नहीं है कि लेवल 1 है देख लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लेवल 1 इज अ गुड एग्जाम एंड इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सो ये थे मेरी तरफ से डूज एंड डोंट्स, एंड आई होप आपको ये वाला पूरा सेगमेंट बड़ा पसंद आया हो। फाइनली अगर मैं आपके सामने समरी रखूं, तो मैंने आपके लिए समरी यही रखी है कि जब भी हो पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू करो। हाँ, हो सकता है आपका एग्जाम नवंबर 2023 में प्लान किया हुआ है। मैं ये कहूंगा नवंबर तो चलो बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी अपना पढ़ाई जल्दी शुरू कर देना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 2-2 साल पहले करना है, लेकिन हाँ 1 साल पहले से अगर आप लग रहे हो अपनी पढ़ाई में,
जरूर शुरू करो। नंबर 2, अपनी प्रायोरिटीज को अप फ्रंट सेट करो। आपको पढ़ाई करनी है कि स्टडीज करनी है, कैसे क्या करना है, प्लीज सेट इट फॉर योरसेल्फ। मैं एकदम भी नहीं कह रहा कि आप थके आ रहे ऑफिस से आए और उसके बाद में पढ़ाई में लगे। अगर आपको ऐसा लगता है आप उतना नहीं डाल सकते एफर्ट, प्लीज अपने पास एक बफर टाइम जरूर रखें। थर्ड पॉइंट इज ट्यूशंस तब लें जब आपको जरूरत पड़े उसकी। कई केसेस में स्टूडेंट्स को थोड़े दिन बाद समझ में आता है कि हाँ उनको ट्यूशंस की जरूरत है। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आ रही, स्कोर अच्छा नहीं बन रहा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, गलतियां बहुत ज्यादा हो रही है और समझ में भी नहीं आ रहा है गलती किधर हो रही है, तब ट्यूशंस की तरफ जाएं। बट इनिशियली अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो गो अहेड, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाइए, सब कुछ टेस्ट होने वाला है। एवरी सिंगल लाइन इज टेस्टेड इन द एग्जाम और माइट बी टेस्टेड इन द एग्जाम, सो बिवेयर ऑफ दैट। इसके अलावा प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली आपको कंटिन्यूअसली लर्न करना पड़ेगा एंड इंप्रूव करना पड़ेगा। जहां पे भी गलती कर रहे हैं, गलती को सुधारते जाइए, बेहतर बनते जाइए। क्लियर? सो ये थे मेरी तरफ से आपके लिए रिकमेंडेशंस और सारी प्रिपरेशन गाइडेंस जो मैं फॉलो अप कर सकता था एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो में बहुत सारे सेगमेंट्स को हमने कवर किया है, बहुत सारे एरियाज को कवर किया है एंड एक वीडियो ऐसा बनाया जिससे आपको एक ओवरऑल प्रिपरेटरी गाइडलाइन मिल जाए विच आई बिलीव हैव बीन इंपॉर्टेंट टू यू। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखें। बाद बाकी चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट है जिनको आप विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, आई बटन वगैरह भी है ही। सो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स, प्लीज पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।